सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। ममता जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, और आप बताइए, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया है, और दोगुने उत्साह से बैठे हैं कार्यक्रम करने के लिए। और हमारी सखियों को, सखाओं को इंतजार होगा कि आज उन्हें किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, मतलब शामिल होना है चर्चा में, और अपनी टिप्पणियां किस मुद्दों, किस विषय पर भेजनी है। वैसे तो जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं श्रोता वो देख चुके होंगे, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बताना जरूरी है कि आज हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बताइए जी। आज हम अधिक चिंता न करें, इस पे बात करेंगे। अब देखिए ना, हम करते तो हैं सब, ये कोई मना नहीं कर सकता कि जरा सी बात में चिंता। सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चिंता कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, उसके बाद खाने में क्या बनेगा, उसके बाद दफ्तर जाना है तो कैसे जाना है, कितने बजे निकलना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है, और आज दफ्तर में क्या क्या काम निपटाना है, ये सबकी चिंता होती है। और कैसे करें कि इतने घंटे में ज्यादा से ज्यादा काम संपन्न हो जाए, है ना। घर का भी वही हाल होता है कि घर में तो ये जो चिंता नाम की जड़ है ना, चिता है, ये कई बार लोगों को खा जाती है। तो चिंता करें न करें, आप किस तरह की चिंता करते हैं, किन बातों पर आप चिंतित होते हैं, और कब ऐसा मौका आता है जब आप चिंता से दूर हो पाते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, ये आप साझा करें, ये बताइए। बिल्कुल। और जीवन साथी का उपहास न बनने दें, यानी कि उनका मजाक न तो खुद करें और ना ही दूसरों के सामने। अच्छा, मतलब कि एक दूसरे का उपहास कर सकते हैं, आप मेरा उपहास कर सकती हैं, जीवन साथी का नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। देखिए, मजाकिया अंदाज जब हम दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो एक दूसरे की सभी करते हैं, जैसे हमने अभी कहा। तो जब मजाक उपहास का रूप ले ले तो वो हमेशा खतरनाक होता है और बुरा होता है, लोग बुरा मानते हैं जी। तो इस बात का ध्यान भी रखना है। और कहीं आपको क्या ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, क्या आपके साथी के साथ हुआ है या किसी और की तरह से हो, कहीं और से आया? हाँ, मतलब हमें अगर अनुभव हुआ है तो हम लिख के बताएं, लिख के नहीं बताएंगे, हम बोल के बताएंगे। ये बताइए कि हाँ, हमने ऐसा सुना या हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपकी क्या सोच है, हम अपनी सखियों से और अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो ये आम की बहार आई हुई है। बिल्कुल, फलों का राजा है आम। हम कच्चे पक्के हर रूप में खाना पसंद करते हैं, और आम के अचार भी खाना पसंद करते हैं। तो आज आम के व्यंजन की बात हम करेंगे जी। और एक मुद्दे पर हमें और चर्चा करनी है जी। जरा याद करो कुर्बानी में हम याद करते हैं क्रांतिवीरों को, हमारे देश के क्रांतिवीरों को। तो आज याद करेंगे हम केदार मणि शुक्ल। तो हमारे जो श्रोता हैं इन विषयों पर अपनी टिप्पणी साझा करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब एक देशभक्ति गीत सुनवाते हैं, उस पर हम अपने श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उससे पहले कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव देश का हर एक नागरिक आज मना रहा है, हमारा पूरा देश मना रहा है। हमारे देश के सैनिक बलों ने अपना साहस, पराक्रम और शौर्य दिखा दिया है कि हम शांतिपूर्ण देश के वासी हैं। लेकिन अगर हमें छेड़ा गया, हमें उकसाया गया, तो हम पलटकर जवाब भी उतने ही शौर्यपूर्ण तरीके से दे सकते हैं। पीछे नहीं हटेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे देश का लोहा विश्व भर ने मान लिया है, और आज हर एक नागरिक सर उठाकर विश्व में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए और इसी कड़ी में केदारमणि शुक्ल का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। ममता जी, आंदोलन में क्रांतिकारियों के बीच एक सच्चे सिपाही के रूप में उनकी पहचान थी। जरा याद करो, कुर्बानी के अंतर्गत हम ये चर्चा कर रहे हैं आज। 1907 में केदारमणि शुक्ल जी का जन्म हुआ था। गांव था भितहा। पिता का नाम भरत शुक्ल था और केदारमणि शुक्ल को मौलनिया डकैती कांड के आरोप में 10 बरस की सजा हुई थी और अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा दी थी। उन्हें अंडमान जेल भेज दिया गया था। आंदोलन के दौरान उन्होंने बेतिया में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आश्रय दिया था। मौलनिया डकैती के बाद फरार हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मोतिहारी अदालत में 5 अक्टूबर को 1931 को उन्हें सजा सुनाई गई थी। जेल में ही उन्होंने 1933 और 37 में भूख हड़ताल भी की थी। आंदोलन के दौरान उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में सजा काटनी पड़ी थी। जब महात्मा गांधी चंपारण आए और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की तो उनकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की थी। उसके 7 साल बाद वे बेतिया राज स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनके मामा वहीं पर शिक्षक थे और उन्हीं के कारण 1924 में फणींद्रनाथ घोष से उनकी मुलाकात हुई थी और वहीं से तभी से दोनों की घनिष्ठता बहुत बढ़ गई। और इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में आप भी शामिल हो गए थे। आनंद मठ एक समाज सेवक और बंदी जीवन जैसी पुस्तकों को पढ़ने के लिए फणींद्रनाथ घोष ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया था और इसके बाद उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ जुल्म के पर्याय अंग्रेजों को भगाने की सोच बन गई थी। और शुरुआत में तो उन्होंने सिर्फ कुरियर का काम किया था। आप पत्रवाहक और सामान पहुंचाने के काम में लग गए थे और केदारमणि शुक्ल ने अपने एक साक्षात्कार में इसका उल्लेख भी किया है कि 1925 से 26 तक उन्हें नहीं मालूम रहता था कि कौन सा सामान किस क्रांतिकारी को दिया जाना है। जी, उन्हें तो बस जगह बताकर एक चिन्ह दे दिया जाता था और यही वो कह रहे हैं कि भगत सिंह तक जो वो पिस्तौल उन्होंने पहुंचाई थी जिसमें कि ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को मारा गया था, वो पिस्तौल उन्होंने ही पहुंचाई थी और वो पिस्तौल संगठन में सक्रिय एक क्रांतिकारी ने ही उन्हें दी थी और सहारनपुर स्टेशन पर आपको भेजा गया था। जिस भगत सिंह को देना था उनका सिर्फ उन्हें होलिया पता था, मतलब उन्हें उनका नाम भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति
कौन है। फिर भगत सिंह को जब पहचान पाए तब जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद वो बिहार पहुंचे थे। और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के साथ उन्होंने कई डकैतियों में हिस्सा लिया था। बैठकें और क्रांति के लिए साधन जुटाने में गरौल डकैती, वजीरपुर और कई ऐसे ग्रुप में वो शामिल भी हुए थे। उन्होंने मजदूर और किसान आंदोलन में भी भाग लिया और जो बिहार के जो अलग अलग जो आंदोलन होते थे, कई योजनाएं बनती थी, उस बिहार यूनिट के वो नेता भी रहे हैं। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और चर्चा करते हैं। तब तक हमारे श्रोता हमें टिप्पणी भी भेजेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। इम्तिहान फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी। क्या बात है दीपा जी, बहुत चिंतित बैठी नजर आ रही हैं मोबाइल में। बिल्कुल, क्योंकि हम चिंता में नहीं थे, हम तो जितने अपने श्रोता है ना उनके मैसेजेस ढूंढ रहे थे कि कितने संदेश आए। हाँ, तो बस कितने संदेश आए ना, इस बात की चिंता हो रही थी। हाँ देखो, अब आपने पकड़ ही लिया। नहीं, इस बात की भी चिंता होती कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर लें। बिल्कुल, तो कितने जितना उन्होंने लिखा है हम ज्यादा उन्हें बता सकें कि देखिए आपने ये लिखा है, आपने लिखा है। तो बस उसी सोच में और उसी बस ढूंढाई में चल रहा था काम, और कुछ नहीं। और देखिए ना, हमारे श्रोता तो चिंता से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अब हमारी एक सखी ने लिखा है कि चिंता से बचने के लिए संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, नियमित रूप से व्यायाम करें। आप करती हैं ये सब?
व्यायाम तो करती है। सबको करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना, तभी तो चिंता से दूर रहेंगे ना। और आगे लिखा है, आत्मविश्वास में संलग्न हो। तनाव कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने, सांस लेने या ध्यान लगाने से के व्यायाम, प्रार्थना, योग, तैराकी का भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप बहुत चिंतित हो, परेशान हो, डिप्रेशन में हो, तो ये सब करने से आपको राहत तो मिलती है। बिल्कुल। और बिल्कुल। और स्वस्थ भोजन, उसमें जैसे कच्ची कैरी को भी खाया जा सकता है। और ये भी है कि भाई आप पर्याप्त नींद की बात आपने की, और कैफीन यानी कि चाय कॉफी का सेवन भी कम होना चाहिए, नहीं तो बहुत हमें ये नींदें उड़ाती है और हमें ऐसा लगता है कि भाई चिंता चलिए इसके बारे में, जो समस्या सामने आई है इसके बारे में हम सोच लें, इसके बारे में हम जरा और देख लें, तो चलिए वो टेंशन में हम चाय कॉफी का अधिक सेवन करने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारी एक सखी ने लिखी है ये बात कि अधिक चिंता चिता समान होती है। चिंता तो कई प्रकार की होती है, जीवन है तो विभिन्न प्रकार की चिंताएं स्वाभाविक है, पर समय समय पर चिंताओं से निजात पाते रहना चाहिए। गहरी सांस लेने का अभ्यास आपको चिंता की तत्काल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद देता है। कुल 5 मिनट तक 4 बार सांस अंदर लेने और 4 बार सांस बाहर छोड़ने की कोशिश करें। या फिर चिंता से मुक्ति पाने के लिए आप गाने सुने, फिल्म देखने चली जाएं, कहीं बाहर चली जाएं, शॉपिंग करने चली जाएं, किसी दोस्त को फोन लगा लें, फोन पर बातें कर लें, वीडियो कॉल भी कर सकती हैं। और चिंता से बचने के लिए कुछ पढ़ने बैठ जाएं, रोचक पढ़ने बैठ जाएं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। कुछ लिखने बैठ जाएं तो आप जिस बात से परेशान है वो बात बिल्कुल भूल जाती है। हाँ जी। और अगर जो शौक है आपके, जैसे कि पढ़ना, लिखना या फिर नृत्य करना, आप वो भी कर सकते हैं। कोई संगीत का कोई आप वाद्य सीख सकते हैं। तो इस तरह से जब किसी और चीज में हमारा ध्यान जाता है तो सच में जो समस्या है उस पे से हमारा थोड़ा ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल सही बात है। और चिंता दूर करने के लिए जो नृत्य की बात की, ये तो बहुत, ये कहा जाता है कि डांस स्ट्रेस बस्टर होता है, आपके तनाव दूर कर देता है और आप भूल जाती हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कहीं घूमने निकल जाए, वॉक पर निकल जाएं, कहीं नदी के किनारे, समंदर के किनारे, तो आप अपनी जो भी चिंताएं होती हैं कहीं दूर चली जाती हैं। ऐसा मन नहीं कर रहा ममता जी कि चले कहीं पर प्रोग्राम खत्म होने के कहाँ ले चल रहे हैं भाई बताइए। चलिए, हम यहाँ तो, ये तो मुंबई है तो यहाँ तो समुद्र का किनारा और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं। मतलब ये जो सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है तो सखियों को भी साथ में लेके चले क्या? देखिए, हमारा बस में होता तो हम तो उन्हें लेकर चलते लेकिन उन्हें तो फिलहाल उनके घर के आसपास या वो जहाँ रहते हैं उसके आसपास कोई अच्छी सी ऐसी जगह हो तो वहाँ वो जा सकते हैं। और हम गीत संगीत का दामन थाम के कहीं चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस चिंता के मुद्दे पर और बातें करेंगे। तब तक हमारे श्रोता ये बताएं कि वो चिंता भगाने के लिए क्या करते हैं। हम तो उनकी टिप्पणियों का इंतजार है। तब तक हम सुनते हैं हमारे जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका यह संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ ये वक्तव्य था जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। और अब एक गाना सुनते हैं ये। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल
गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल, जिंदगी जिंदगी हंसने गाने के लिए है दो पल। अगर ये बात हम अपने मन में बिठा लें तो जो चिंता नाम का विकार है वो कम हो जाए। और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि चिंता से कोई फायदा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि आपको किस बारे में सबसे ज्यादा चिंता होती है। अपनी चिंताओं को लिखने से भी मदद मिल सकती है। अतीत के बारे में पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ध्यान जैसी तकनीकें इसमें मदद कर सकती हैं। और या फिर अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बता दें और दूसरों का क्या रवैया है, दृष्टिकोण है, ये जानने की भी कोशिश करें। बिल्कुल। और एक और ये संदेश आया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं और सही कहे हैं कि चिंता कीजिएगा तो आपकी बुद्धि जाती है और घटते बुद्धि से आपके शरीर पर असर पड़ता है। मानसिक परेशानी शरीर और बुद्धि दोनों को खा लेती है। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे थोड़ी बहुत चिंता तो सभी करते हैं, पर जब चिंता ज्यादा परेशान करे तो विविध भारती सुने या भजन चला लें। भाई, हम जब चिंता हमें सताती है तो हम खिले हुए फूलों को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, और भी बहुत कुछ करने को है, चिंता ही क्यों करनी। तो भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि आप सभी बताइए कि जब आपको चिंता होती है तो क्या करते हैं। अब इन्होंने लिखा कि खिले हुए फूलों को देखते हैं। क्या बात है। और हमने ये भी कहा कि आप जब बहुत परेशान हो, चिंतित हो, कोई अच्छी सी रोचक किताब लेकर बैठ जाइए, पढ़ने बैठ जाइए। पुरानी डायरी के पन्ने पढ़ने लगिए, पुराने एल्बम निकाल के फोटोज देखने लगिए, तस्वीरें देखिए। आप पुराने दिनों में लौट जाएंगे, आपकी जो वर्तमान की चिंता है कहीं गुम हो जाएगी। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है आज तो कई सारे एल्बम खुलेंगे।
बिल्कुल। इसलिए नहीं कि उन्हें चिंता है। हाँ। एक कारण हो सकता है, हम तो चाहते नहीं कि किसी के भी जिंदगी में ऐसा कुछ हो कि चिंता हो, लेकिन हाँ, पुरानी यादों के झरोखे पे जब हम जाते हैं उस गलियारे में, तो चेहरे पे मुस्कान तो बिल्कुल आ जाती है। और एल्बम का नाम लिया है तो आज तो बहुत सारे एल्बम खुल जाएंगे। कोई शादी के एल्बम निकाले, अगर शादी का एल्बम निकला तो फिर तो घंटे 2 घंटे गए। क्योंकि उसमें तो गुम हो जाता है इंसान, बहुत मुश्किल होता है उसमें से निकलना। कितने सारे नाते रिश्तेदार, घर परिवार, सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं ना उन तस्वीरों में। और वो जो तस्वीरों को देख करके हम नहीं बोलते देखो ये आपने कैसे मुंह चढ़ा रखा था, या देखिए ये बुआ जी कितनी हंस रही थी, या ये ताऊ जी देखिए कहाँ खाने में इनका ध्यान है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी होती है। देखिए शायद चिंता भी थोड़ी कम हो गई होगी सब। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि चिंता अलग अलग व्यक्तियों में अलग कारणों से होती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई की चिंता, परीक्षा की चिंता होती है, वहीं पर घर के मुखिया को घर खर्च और आयोजन के लिए चिंता होती है, वहीं देश के मुखिया को पूरे देश की चलाने की चिंता होती है। मतलब हर किसी को कोई न कोई चिंता तो होती है। वैसे विद्यार्थियों की जो चिंता है ना, वो विद्यार्थियों के साथ साथ माता पिता को भी होती है, और माता पिता को ज्यादा होती है वो चिंता। बिल्कुल, यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा होती है। माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कई बार उनकी ये चिंता बच्चे तक चली जाती है। तो वैसा ना हो। एक संदेश ये भी आया है कि शारीरिक प्रभाव, बहुत ज्यादा चिंता करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। शारीरिक प्रभाव से हृदय गति बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द या पेट दर्द भी हो सकते हैं, और मानसिक प्रभाव में चिंता फिर अवसाद और एकाग्रता में कमी भी लेकर आती है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि वैसे तो मैं चिंता नहीं करता, लेकिन कभी चिंतित हो जाता हूं तो मेरा सहारा विविध भारती होती है। गीत सुन लेता हूं, चिंता दूर हो जाती है। ये तो कितना बड़ा सहारा है। बिल्कुल। और देखिए जैसे बात हम लोग पहले कर रहे थे ना, तो हमारी एक सखी ने भी लिख भेजा है कि आप संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थना करें, तैराकी भी कर सकते हैं, और प्रकृति के साथ समय बिताएं, या फिर शांत संगीत सुने। और इस समय एक ब्रेक ले लेते हैं। चलिए। विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जाने माने अभिनेता यशोधन पाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। नमस्कार, मैं यशोधन पाल हिंदी फिल्म्स, सीरियल्स और टीवी कमर्शियल्स में बतौर अभिनेता काम करता हूं। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 30-35 साल से देश में जो आतंकवाद की दीमक लगी हुई थी, वो मूलतः खत्म करने हेतु हमारी सेना ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। दुश्मन को 3 दिन में घुटनों के बल लाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बिना हमारे किसी नुकसान के। मुझे याद है 1971 की जंग, उसमें वो 9-10 दिन पूरा देश बंद सा हुआ था, थम सा गया था। मगर आज हमारी तीनों सेना ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सभी अपना कर्तव्य और अतुलनीय शौर्य, साहस के साथ मुकाबला किया और देश के सभी गतिविधियों को बरकरार रखा। मुझे फख्र है अपनी
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी बहुत फख्र है। जय हिंद की सेना। एक कड़क सैल्यूट तो बनता ही है ना हमारे सभी जाबाज जवानों को। जय हिंद। ये था जाने माने अभिनेता यशोधन बाल का वक्तव्य। और कार्यक्रम है सखी सहेली। दीपा जी टिप्पणियों में खोई हुई हैं। दीपा जी बताइए क्या पढ़ रही हैं, जरा जोर से पढ़कर सुनाइए। बिल्कुल। अच्छा, हमारे एक संदेश ये आया है ममता जी। हमारे एक सखी ने लिखा है कि आपके द्वारा बताया गया फोटो एल्बम की बातें हमें पुरानी यादों की ओर ले गई। जब हम किसी शादी पार्टी में जाते थे तो अक्सर हमारी फोटो खींची जाती थी और उसे हम हमेशा एल्बम में रख लिया करते थे। पुरानी यादों का किस्सा ही अजीब है, हमेशा ही याद आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और ये बहुत सारे हमारे श्रोता चिंता के बारे में लिख रहे हैं कि चिंता से मुक्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जी, एक है कि सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आपको किसके बारे में सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो अपनी चिंताओं को लिखने से भी मदद मिल जाती है। फिर अतीत के बारे में पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। और ध्यान जैसे तकनीक, जैसे अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, वो बता रही हैं। और ऐसे ही बता रही हैं कि अपने दोस्तों के बारे में या परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें और दूसरों के दृष्टिकोण को भी आप जानें। तो एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि चिट्ठी पत्री के जमाने में चिंता होती थी क्योंकि कोई भी समाचार देर से मिलता, कि अब तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। चिंता की बात होती है, बच्चों, परिवार, रिश्तेदारों को फोन या मैसेज कर लेती हूँ, समाचार ले लेती हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब चिंता हो तो 2 मिनट बैठकर ये सोचती हूँ कि क्या ये चिंता की बात है या नहीं, क्या मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, अगर हाँ तो फिर चिंता क्यों, और मैं कुछ कर ही लूंगी, और अगर नहीं कर सकती तो भी चिंता क्यों। ये हमारी एक सखी की टिप्पणी है। और एक और टिप्पणी आई है कि कहते हैं चिंता चिता का कारण बनती है। इस कहावत से हम समझ सकते हैं कि चिंता करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। पर यह सब जानते हुए भी हम चिंता में पड़ते हैं। हम अपने स्वभाव के कारण अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। किसी भी समस्या के लिए हमें अपने मन को समझाना चाहिए कि चिंता से समस्या का समाधान नहीं होता, बस हमें उस समय का इंतजार करना होता है जब ये समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है। तो हमें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि चिंता चिता का जो कारण है, इस कहावत से हम समझ सकते हैं कि चिंता करना हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। इसलिए नुकसान उठाने की बजाय हमें चिंता नहीं करनी चाहिए जी। और इस समय हमें एक गाना सुनवा देना चाहिए। चलिए। दिल की
दीपा जी, जो जीवन साथी होते हैं ना तो उनका उपहास करें ना ही उनका उपहास बनने दें। कई बार क्या होता है कि ऐसी मजाक की ऐसी आदत पड़ी होती है, उपहास करने की ऐसी आदत पड़ी होती है कि हम अपने घर में अपने जीवन साथी का उपहास करते हैं या लोग उपहास करते हैं तो उसमें शरीक होते हैं। पर ये सोचिए कि कहीं न कहीं सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर सकता है ना, दोनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। बिल्कुल। अच्छा, घर में बच्चों के सामने कभी-कभी करते हैं, जैसे हमने अपने बचपन में देखा है, कभी बोल दिया करते थे पापा, लेकिन वो बात अलग हो जाती है कि मजाकिया अंदाज में कुछ बोल दिया। छेड़छाड़ अलग है। हाँ, छेड़छाड़ अलग बात है, क्योंकि उसमें उनका आपसी प्रेम भी झलकता है। बिल्कुल। और लेकिन जब बार बार आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं और फिर वो सबके सामने बोल रहे हैं, तो वो सच में दिल को ठेस पहुंचाने लगता है और फिर वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को हमारे बार बार कसोटने लग जाती है बात। हाँ, अगर बार बार कोई उपहास करे तो जाहिर सी बात है कि मन में बुरा लगता है और इससे क्या होता है, धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बढ़ती है। शुरू में मजाक हल्का मजेदार लगता है, लेकिन ये समय के साथ साथ दूरी मेंटेन करता है। बात निजी नहीं रह जाती है। मजाक बिना संदर्भ के किया जाए तो ये लोगों को सोचने पर भी मजबूर कर सकता है कि रिश्ते में कोई न कोई समस्या जरूर है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे ही के संदेश है कि जीवन साथी एक ऐसा बंधन है जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। यदि हम अपने जीवन साथी का उपहास कर लेते हैं तो ये रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे जीवन को दुख और असंतोष से भर सकता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उसकी भावनाओं को समझना और उसकी इज्जत करना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, वरना फिर धीरे धीरे दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि खाई का रूप ले लेती है, फिर उसको पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलना, नहीं ऐसी कोई बात करनी है जिससे एक दूसरे की छवि पर कोई गलत असर पड़े। अगर किसी बात पर नाराजगी है तो उसे घर तक सीमित रखिए, दूसरों के सामने समाज में न लाइए। मतलब घर में ही उसे सुलझा लें। परिवार विशेषकर बच्चों के सामने हम एक दूसरे की कमियां या गलतियां दिखाते रहें, उसी पर ध्यान केंद्रित करते रहें तो फिर ठीक नहीं होता है। किसी भी समस्या या कमी पर हम अकेले में बात करें। कोई बाहरी यदि किसी का मजाक बनाए तो दूसरा उस स्थिति को सुधारने की कोशिश करे तो जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत रहते हैं। हमने एक मित्र की बात हमें याद आ गई बात करते करते कि उन्होंने बताया कि वो लोग जब उन्हें आपसी मतलब मनमुटाव होता था, झगड़े की नौबत आती थी, तो दोनों इशारे से आंखों के इशारे से कमरे में बंद हो जाते थे दोनों। अच्छा। और खूब झगड़ा करके और कोई म्यूजिक चला देते थे। अच्छा। ताकि उनकी आवाज कमरे से बाहर ना आए और बच्चों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं कभी आवाज आई होगी तो जब वो दोनों पति पत्नी कमरे में बंद होते थे तो बच्चों को पता चल जाता था कि अब मम्मी पापा लड़ने जा रहे हैं। तो ये भी गजब की बात है। फिर उसके बाद बच्चों को जब पता चल गया तो बीच में पड़ के आपसे समझौता करवा देते थे। हाँ। तो ये भी एक तरीका है झगड़ा करने का कि भाई म्यूजिक संगीत को बढ़ा लो और जो ताकि बच्चों पर ये गलत असर ना पड़े, झगड़े की बात वो न सीखें। जी। और जीवन साथी के लिए क्या जरूरी है, देखिए हमारी एक श्रोता ने लिख भेजा है कि नियमित रूप से जीवन साथी के साथ संवाद करें, अपनी भावनाओं और विचारों को साझा करें, जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनके साथ बाहर जाएं, खेलें, जीवन के अनुभवों को साझा करें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें। ये सब तो देखिए बिल्कुल सही बात है और एक महत्वपूर्ण संबंध है और इसको मजबूत और सार्थक बनाने के लिए उनका उपहास कभी नहीं बनने देना चाहिए। तो ये सब तो बातें बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम दोस्तों के जब हम अपने हम उम्र के बीच में बैठते हैं, जैसे चचेरे ममेरा भाई वगैरह सब जब बैठे हैं सामने तो कुछ बात ऐसे निकल जाती है और कुछ इस तरह से बोल देते ना, इनकी तो आदत ही है हमेशा धीरे से खाने की, इनकी तो आदत ही, इन्हें तो बस ये सब्जी इसी तरीके से चाहिए। या पति कह देते हैं अरे हम इनको तो कहीं चलना है तो इन्हें 1 घंटे पहला बोले आपकी भाभी को, तब कहीं वो जाकर के समय पे निकले। और ये भी होता है कि जैसे कोई मेहमान आए और आपके पति पत्नी दोनों हैं, पति भी रसोई घर में जाकर मेहमान नवाजी में शामिल हैं, रसोई घर से बहुत सारी चीजें, शरबत का ग्लास है या खाने पीने की नाश्ते की प्लेट ले आ रहे हैं, तो लोग बैठे रहते हैं। तो ये हमेशा ये जरूर होता है कि अरे वाह आपके पति महोदय तो बड़े अच्छे हैं, वो तो कितनी हेल्प करते हैं। तो
पत्नी का क्या कहना होता है, अरे ये सब दिखावा है, आपके सामने कर रहे हैं, हमेशा थोड़ी ना करते हैं। हाँ, इस तरह की जरूर होता है। तो ये बातें भी झगड़े की कारण और दरार पैदा करने की वजह बन जाती है ना। और फिर बाद में जब जाते हैं मेहमान तो फिर वही जो आप कह रहे हैं कि बाद में बहस में बदल जाती है, तनातनी होती है, अगली बार हम कोई आपकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने ऐसा कहा, तुमने वैसा कहा, और हमने ठीक नहीं कहा, हमने ठीक किया लेकिन तुमने गलत समझा। ये सब जो छोटे छोटे तकरार होते हैं तो इससे बचना चाहिए, और जब कोई रूठ जाए तो मना भी लेना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे, शादी में दुल्हन जैसे, क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे, मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं, शौकीन चश्मा बीच में आए, शौकीन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे। कोरा कागज फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, एमजी हशमत के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और अब एक गीतकार, लेखक और निर्देशक ने वक्तव्य दिया है ऑपरेशन सिंदूर पर, सुनते हैं। नमस्कार, मैं संजय छेल, बॉलीवुड का डायरेक्टर, राइटर, गीतकार। आज हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद की सेना। हम बात कर रहे थे कि उपहास न बने हमारे जीवन साथी का। तो एक संदेश ये भी आया कि हास परिहास बहुत अच्छी बात है, इससे जीवन में नवीनता और जीवंतता बनी रहती है, पर किसी का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। कभी कोई बात तो हंसी में उड़ जाती है, कोई दिल से लगा लेता है। हम सबसे अधिक किसी का उपहास उसके रंग, उसके शरीर और कभी कभी उसके प्यार सम्मान का भी करते हैं। मर्यादित शब्दों से ही हंसी मजाक करें तो ठीक है। और रूप प्रभु का दिया हुआ होता है, गुण आपकी खुद की उपलब्धि है, उसको उपहार के रूप में लेना चाहिए। इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, पर गुण कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नियमित रूप से जीवन साथी के साथ संवाद करें, अपनी भावनाओं विचारों को
को साझा करें, जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनके साथ बाहर जाएं, खेलें, जीवन के अनुभवों को साझा करें, अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपने जीवन साथी के साथ अधिक अच्छा व्यवहार करें, जीवन साथी को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, और क्योंकि एक महत्वपूर्ण संबंध है ये। जी बिल्कुल। एक संदेश और है, ये कहता है कि जीवन साथी का उपहास न बनने दे, क्योंकि ये करना अपमान करने के समान है। एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता आपसी मान सम्मान, समझ और समर्थन से बनता है। आपके जीवन साथी से वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, तब रिश्ते मजबूत और विश्वास की डोर से बंधे हुए होंगे। और एक और संदेश है ममता जी, कि अक्सर सखियां अपने पति की कुछ कमियों को सबके सामने बताती ही हैं, जिससे उनसे मिलने वाले लोग उनके पति के बारे में एक धारणा बना लेते हैं और अपनी तरह से थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर फिर वो अगले को बताते हैं, जो उपहास का कारण बन जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर की जो बातें हैं वो घर में ही रहें तो अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि जीवन साथी एक ऐसा बंधन है जो हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। यदि हम अपने जीवन साथी को उपहास में लेते हैं तो ये हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे जीवन को दुख और असंतोष से भर सकता है। अपने जीवन साथी का सम्मान करना, उनकी भावनाओं को समझना, इज्जत करना बहुत ही जरूरी है। और हमने तो कई ऐसे पति पत्नी के जोड़े देखे हैं जो अगर दोनों में से किसी के बारे में कुछ जरा सा बोल दिया जाए नकारात्मक, तो दूसरा एकदम लड़ पड़ता है कि आपने कैसे हमारे पति के बारे में ऐसा कहा या हमारी पत्नी के बारे में ऐसा कहा। तो ये जज्बा बना रहना चाहिए सब में। एक संदेश और ले ले। जीवन साथी का उपहास किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। एक बार हमने अपने साथी को जीवन भर के लिए चुन लिया तो उसको बराबरी का दर्जा देना ही चाहिए और हर पल उसका सम्मान करें, ना कि उसको सबके सामने उसका मजाक उड़ाएं। तो अपने श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं और अब सुनते हैं हमारी लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव क्या कहती हैं ऑपरेशन सिंदूर के विषय में। नमस्कार, मैं मुंबई से लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट अवार्डी कहना चाहती हूँ कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को मैं नमन करती हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम। ये था लोक गायिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव का वक्तव्य। अब एक गाना सुनते हैं। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ। ऊंचे गुलाब के न बत्तियां बनाओ, पहले किसी को दिल में बिठाओ। गुलाबी रंगी शबाब हमको पिलाए प्यार की शराब। पढ़ लो हमारे दिल की किताब, इसमें लिखा है प्यार का जवाब। हो भरी बहार में शोर न मचाओ, प्यार का उसूल है घर में बुलाओ। कली अनार की न इतना सताओ, प्यार करने की कोई रीत बताओ।
कटे न बिरहा की ये रात। आओगे जिस दिन लेके बारात, दे देंगे हाथों में ये हाथ। ममता जी, अभी आप तो एक रेसिपी बता रही थी और एक रेसिपी हमारी श्रोता ने भी लिख भेजी है, तो कौन सा वाला सुना रही हैं आप जो हमारी श्रोता ने लिखा है? देखिए, हाँ, हमारी श्रोता ने लिख भेजी है, वही रेसिपी हम उन तक पहुंचा देते हैं जी। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए रेसिपी इन्होंने लिख भेजी है। सामग्री क्या क्या चाहिए वो हम बताते हैं। कच्चे आम, जीरा, सौंफ पाउडर, चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चीनी या गुड़ और 1 चम्मच तेल। कच्चे आम की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उन्हें अच्छे से छीलें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक पैन में तेल गरम करें, उसमें जीरा हींग डालकर चटकाएं। अब उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। उसके बाद कच्चे आम के टुकड़ों को डालें और अच्छे से पकने के लिए रख दें। कच्चा आम गल जाने तक सब्जी को पकाएं और ध्यान रहे कि उसे बीच बीच में चलाते भी रहें। सब्जी पकाने के बाद उसमें सौंफ का पाउडर और चीनी डालें, उसे ढककर रख दें। तैयार है आपकी कच्चे आम की स्वादिष्ट खट्टी मीठी सब्जी। अब इसे पुदीने के पत्ते के साथ रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। ये तो हमने बता दिया, अब बनाएगा कौन, आप या मैं? आप बनाएंगे, है ना? चलिए हम बना देंगे, लेकिन अगली बार आप बनाइए। बिल्कुल। वैसे तो जितने हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर इन्हें पसंद आएगी रेसिपी तो घर में आजमाएंगे जरूर। और ये हमने ये जो सामग्री है बता दी। वैसे श्रोताओं को बता दें, विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे सभी श्रोताओं की टिप्पणियां सुरक्षित रहती हैं, मौजूद रहती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज मिसिंग हो, छूट जाए, तो वहां जाकर देख भी सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं बताइए? एक गीत सुन सकते हैं? सुनते हैं, चलिए। अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला अकेला अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही
चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला संबंध फिल्म का गाना था। मुकेश और साथियों की आवाजें थी, प्रदीप की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए दीपा जी। घड़ी तो कह रही है आपको विदा लेना होगा। बिल्कुल समय नहीं है कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली प्रोग्राम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।